क्रिएटिविटी हेल्दी ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर ब्रेन स्वस्थ होगा तो हम रोज़मर्रा के काम पूरी सोच समझ के साथ कर पाएंगे। लेकिन अगर ब्रेन से जुड़ी कोई बीमारी हो जाए तो ऐसे में सजगता सतर्कता बेहद ज़रूरी है, चाहे वो सिर दर्द हो या फिर ब्रेन ट्यूमर। और आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में हम विशेष तौर से बात करने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर को लेकर। और इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए डॉक्टर अजय चौधरी का। नमस्कार। प्रोफेसर इन हेड न्यूरोलॉजी, डॉक्टर RML अस्पताल नई दिल्ली से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अमोल रहेजा। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप है एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, एम्स न्यू दिल्ली से। क्या ये कहना सही होगा कि जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, अगर हम कोई कॉग्निटिव एक्सरसाइज करते हैं, सुडोकू खेलते हैं, पजल, चेस खेलते हैं, कोई क्रिएटिव काम करते हैं, तो ब्रेन हेल्दी रहता है? ऑब्वियसली उसमें ब्रेन हेल्दी रहता है और इन्वॉल्वमेंट चाहिए ब्रेन को। जब हम कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं या कोई भी मेंटल एक्सरसाइज करते हैं तो इन्वॉल्वमेंट होता है ब्रेन का और उसमें ब्रेन की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। जी, तो डॉक्टर अमोल, अमूमन हम लोग अपने ब्रेन का इस्तेमाल तो करते ही हैं पूरे दिन में, लेकिन फिर ये ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाता है, इसका क्या कारण है? ब्रेन ट्यूमर होने के कई कारण होते हैं। जेनेटिकली भी कुछ मरीजों में, कुछ लोगों में इसके होने की संभावना ज़्यादा होती है। प्लस दूसरा है कि सिगरेट पीने से या किसी प्रकार का रेडिएशन अगर दिमाग में या शरीर में मिला हो पहले, तो उन लोगों में ट्यूमर होने की संभावना ज़्यादा होती है। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास कि करीबन 5 से 10 लोग, हर 1 लाख लोगों में से 5 से 10 लोगों में ब्रेन ट्यूमर पाया जाता है। वो बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। इस समय देश में हर साल 3 लाख के करीब नए ब्रेन ट्यूमर के केस सामने आ रहे हैं और करीबन 2.5 से पौने 3 लाख लोगों की इससे जान भी चली जाती है। तो इसीलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज जागरूकता के लिए हम फोकस कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर पर। और यदि आप डॉक्टर अमोल, डॉक्टर अजय से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो डॉक्टर अजय, जब हम कहते हैं ब्रेन ट्यूमर, तो क्या ये ब्रेन के किसी हिस्से में हो सकता है और ट्यूमर का क्या मतलब हुआ? ट्यूमर का मतलब गांठ या रसोली है कि वो अनकंट्रोल ग्रोथ, बिना किसी कंट्रोल के ब्रेन के किसी हिस्से का कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है और वो ब्रेन के किसी हिस्से में, मतलब लोब्स हैं कई सारे, तो फ्रंटल मतलब सामने से लेके ऑक्सीपिटल एंड उसके नीचे सेरिबेलम, जिससे हमारा मूवमेंट कोऑर्डिनेशन होता है, उस हिस्से में भी ट्यूमर होता है। तो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह के मैनिफेस्टेशन या लक्षण होंगे ट्यूमर के, तो वो उस पे निर्भर करता है। जैसे सिर दर्द होना, उल्टी आना, रोशनी में कमी आना, दौरे आना, मिर्गी जैसे दौरे आना, चक्कर आना और किसी हाथ पैर का कमजोर हो जाना, पैरालाइज हो जाना, तो ये डिपेंड करता है किस हिस्से में ब्रेन के ये ट्यूमर या रसोली हो रहा है। जी, आपने भी ट्यूमर को समझाया, लेकिन डॉक्टर, क्या ट्यूमर से हमेशा कैंसर का ही नाता रहता है? हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। ये समाज में ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही कभी कोई ब्रेन ट्यूमर बोलता है तो समझते हैं कि ये तो इंसान ख़त्म होने वाला है, पर ऐसा नहीं है। आजकल तकनीकी एडवांसमेंट बहुत हो गई है, हर जगह जगह MRI के सेंटर, CT स्कैन के सेंटर हैं। डायग्नोसिस अगर समय पे हो, ट्यूमर अगर जल्दी पकड़ा जाए, चाहे वो बिनाइन हो चाहे वो मैलिग्नेंट हो, उसका समाधान है, उसका इलाज है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन रहता है, उसके बाद सिकाई और कीमोथेरेपी होता है, जिससे कि लोग लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और समाज का हिस्सा बनकर रह सकते हैं। आपने अभी MRI और CT स्कैन की दोनों की बात की, तो ये दोनों ही टेस्ट होने जरूरी होते हैं? निर्भर करता है कि किस प्रकार के लक्षण हैं। जैसे कि डॉक्टर अजय सर ने बोला कि सर दर्द है, उल्टी है, मिर्गी का दौरा है, तो किस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं। अचानक आए हैं तो CT स्कैन चाहिए होता है, इसका मतलब है कि ब्लीडिंग हो सकता है दिमाग में। अगर धीरे धीरे लक्षण आ रहे हैं जो कि कई महीने, कई साल, तो MRI से हमें थोड़ा बारीकी में और विस्तार में पता चलता है, जो कि CT स्कैन में हमें नहीं पता चलता। क्योंकि स्कल तो भले हड्डी है, ब्रेन में कोई हड्डी नहीं है, तो MRI टिश्यू को पकड़ लेगा। तो डॉक्टर साहब, ये जो केसेस आ रहे हैं ब्रेन ट्यूमर के, अमूमन कौन सी एज ग्रुप में, और क्या जेंडर को लेकर भी कोई फर्क है, मेल फीमेल में, बुजुर्गों में, बच्चों में, सब में पाए जाते हैं क्या? लगभग हर उम्र में होता है, लेकिन ज़्यादातर मैलिग्नेंसी या जो कैंसरस ट्यूमर है वो एल्डरली में होते हैं, मतलब 40 के ऊपर होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यंग एडल्ट में या बच्चों में नहीं होता है। बच्चों में भी, बच्चों के ट्यूमर्स थोड़े अलग वैरायटी के होते हैं, लेकिन होते हैं हर एज ग्रुप में। हाँ, जेंडर प्रिपोंडरेंस हो सकता है, कुछ ट्यूमर्स फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, कुछ मेल्स में ज़्यादा होते हैं, ये हैं उसका क्लासिफिकेशन है। डॉक्टर साहब जब कहें तभी MRI करवानी है?
MRI कुछ चीजें हैं, जैसे उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। जैसे सिर दर्द अगर क्रॉनिकली लंबे समय के लिए हो रहा है और आप कॉम्बीफ्लैम या पैरासीटामोल खा करके उससे रिलीव हो जाते हैं, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। उसको न्यूरोसर्जन से, न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। जी बिल्कुल, सिर दर्द एक कॉमन ऐसी चीज है कि अमूमन हमें कभी ना कभी सिर दर्द हो ही जाता है, लेकिन हम लोग ओवर द काउंटर जो भी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं वो ले लेते हैं। तो डॉक्टर कैसे पता लगाएं कि ये जो सिर दर्द है ये नॉर्मल नहीं है? जी, तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो आपको सरदर्द, माइग्रेन या चिंता के कारण जो टेंशन हेडेक होता है, या इवन साइनोसाइटिस में नज़ले में होता है, उस प्रकार का दर्द में फ़र्क ये होता है, और ट्यूमर के दर्द में फ़र्क कि जो ब्रेन ट्यूमर का दर्द है वो लगातार बना रहता है, पूरे दिन पूरे समय बना रहता है, और धीरे धीरे ओवर कई हफ्ते कई महीनों में बढ़ता जाता है। सुबह जब आप उठते हैं तो बहुत तेज़ होता है, फिर उसके बाद उल्टी होती है, उल्टी होने के बाद वो सर के दर्द में कमी आना, और उससे बाकी दिन पे भी मतलब कभी भी नॉर्मल नहीं होता। माइग्रेन है या बाकी प्रकार के दर्द है वो आएंगे जाएंगे, दवाई से आराम आ जाएगा, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा फर्क है, ये इस बारे में लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए। इस समय दिल्ली से सुरेंद्र जी हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रहा था कि जो लोग गेम खेलते हैं, मोबाइल पे खेलें, कंप्यूटर पे या आउटडोर एक्टिविटीज में, तो उन लोगों को क्या ब्रेन ट्यूमर नहीं होता है? क्योंकि इसमें तो ब्रेन एक्टिव रहता है। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। अगर हम मोबाइल पे भी कोई गेम खेल रहे हैं, जो खासतौर से ब्रेन टीजर वगैरह आते हैं ये, तो उनमें तो माइंड एक्टिव रहता है, डॉक्टर साहब तो उनको ब्रेन ट्यूमर होने इसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी है, बट अभी तक किसी भी तरह के रिसर्च या अनुसंधान में कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है कि मोबाइल के यूज से मतलब किसी तरह का रेडिएशन इफेक्ट या उससे ट्यूमर होता है। यस, एक्टिविटी अगर मेंटल इन्वॉल्वमेंट है तो डेफिनेटली उससे बेनिफिट होता है। उस तरह के गेम्स में, मेंटली चैलेंजिंग गेम्स जो हैं वो आपको ब्रेन को ऑप्टिमाइज करने में मदद तो करती हैं। ओके, तो जब अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर होता है, डायग्नोज हो गया, तो आपने अभी जैसे कहा कि इन एक्टिविटीज से जो है फायदा पहुंच सकता है, तो जिसका ट्रीटमेंट हो गया, क्या उसको आप सजेस्ट करते हैं इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे, गेम्स खेले, माइंड ओवर एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, बहुत देर तक यूज ना करें, लेकिन हाँ यूज कर सकते हैं उसमें। जी तो बिल्कुल, जो डिजिटल चीज़ है वो हमारे सुख के लिए है, उसको हम ओवर यूज ना करें। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा ट्रीटमेंट में सर्जरी पहला ऑप्शन है, तो वहाँ आप किस तरह की एडवांसमेंट्स देखी गई हैं? तो सर्जरी में आजकल मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स, दूरबीन के द्वारा, लेज़र के द्वारा, इवन हम आजकल विश्व में गामा नाइफ रेडियो सर्जरी, जो इसमें कि कोई चीरा नहीं लगता, रेडिएशन के प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। छोटे बिनाइन ट्यूमर्स के लिए वो सक्षम एक इलाज है। और इसके अलावा जो लास्ट 30 साल में जो न्यूरो सर्जरी में जितना एडवांसमेंट्स हुआ है, जो पहले 30 से 40 साल पहले मोर्टेलिटी जो रिस्क जो सर्जरी के दौरान काफ़ी ज़्यादा होता था, 10 से 15%, आज वो घट के 1% से भी कम में है। ऑपरेशन बहुत सेफ है, लोगों को ये नहीं घबराना चाहिए कि ब्रेन ट्यूमर है तो हम कुछ भी नहीं हो सकता। तो उनको जितनी जल्दी वो सामने आएंगे उतनी जल्दी वो एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। पुणे से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो विशाल जी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विशाल है, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को ना कंटिन्यू माइग्रेन रहता है, मतलब गोलियां खाने से ठीक हो जाता है, फिर वापस से आ जाता है, सुबह सुबह ज्यादा होता है और दिन भर थोड़ा कम रहता है। डॉक्टर अमोल। तो अगर माइग्रेन है उन्हें, और अगर कभी कोई जांच नहीं हुई है, कभी भी कोई सीटी स्कैन हमारे ब्रेन का नहीं हुआ है, तो आप जो आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पर न्यूरो सर्जरी की सुविधा है या न्यूरोलॉजिस्ट बैठे हैं, तो उनको एक बार दिखाएं, ताकि वो उसका विस्तार में हिस्ट्री लेके डिटेल्ड एग्जामिनेशन करके देख पाएँ कि कोई चीज़, कोई ऐसे लक्षण है जो हम मिस कर रहे हैं। अगर वो हैं तो उसमें सीटी एमआरआई कराने की जरूरत है, क्योंकि हर जांच का एक अपना पैसा लगता है, खर्चा होता है, जो कि एक सामान्य इंसान को देना आसान नहीं होता। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ब्रेन ट्यूमर किसी को है तो सर्जरी में गामा नाइफ सर्जरी, अब जैसे ये वर्ड सुनते हैं गामा नाइफ सर्जरी तो ऐसा लगता है इसमें नाइफ का इस्तेमाल होता होगा, लेकिन ये मिसनोमर है, इसमें कोई चाकू नहीं, ये तो सिकाई है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रोसेस रहता है? ये एक तरह का रेडिएशन थेरेपी ही है, लेकिन इसमें सिंगल डोज में या फ्रैक्शन में भी कभी कभी देते हैं, और हाई डोज और टिश्यू टारगेटिंग करते हैं। इसमें जो ट्यूमर का हिस्सा है बस उसी को टारगेट करके उसी को एब्लेट करते हैं। एब्लेट मतलब उसको गला देते हैं। अच्छा। तो और कुछ ट्यूमर्स में ये काफी इफेक्टिव है और सक्सेसफुल। नहीं तो फिर गल कर फिर वो अंदर ही रहता है, फिर बाहर कैसे आता है? वो धीरे धीरे गल कर अंदर ही वो रिजॉल्व हो जाता है, यानी कोई इंसिशन नहीं है गामा नाइफ सर्जरी? इंसिजन नहीं है कोई। तो उसमें रिअकरेंस के चांसेस
यस होते हैं, कुछ ट्यूमर्स में होते हैं और ये गलने का भी एक समय होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि आज रेडिएशन दिया गया, गामा नाइफ दिया गया और तुरंत गल गया। 4 दिन के बाद गल जाएगा, ऐसा Multiple नहीं है। sittings. हाँ, सीटिंग नहीं, वो क्रमशः वो एमआरआई कर करके देखते हैं 6 महीने के बाद, फिर ओके। साल भर के बाद। नॉर्मली 6 महीने से 1.5 साल 2 साल तक वो गल करके कम तो हो मतलब जाता है। सर्जरी के अलावा इस थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यस यस, जी। ये लेकिन एक ब्रेन valid की अगर option। बात करें तो ब्रेन की एक और खास बात है ना डॉक्टर अमोल, कि ब्रेन में जब आप सर्जरी करते हैं जी। तो ऐसा कोई दर्द फील नहीं होता ब्रेन में, पेनलेस ही Yes. रहता है। जी बिल्कुल। तो इसमें एक अवेक सर्जरी होता है न्यूरो सर्जरी में, जो बहुत ही विशेष एक्सपर्टाइज के साथ आप कर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे बेहोशी के डॉक्टर हैं वो थोड़ा बहुत सुन कर देते हैं चमड़ी को, ओके। ताकि मरीज होश में है, मरीज बात कर रहा है आपसे, ओके। मरीज सुन पा रहा है आपको, मरीज रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्योंकि दिमाग के सर्जरी में सबसे इंपॉर्टेंट है ना केवल ट्यूमर का इलाज करना, पर मरीज को एक सामान्य लाइफ जीने पे अलाउ करना, उसको एक एनेबल बनाना, इंसान को एक सक्षम बनाना कि वो सब काम अपना फैकल्टीज, उसके मेंटल फैकल्टीज अवेलेबल रहें। तो इस सर्जरी में ये एक एडवांटेज रहता है अवेक सर्जरी में, कि हम जैसे कोई मरीज, कोई ट्यूमर है जो बोलने के क्षेत्र के पास है, कोई है जो हाथ पैर की मूवमेंट के पास है, तो उसमें हम ड्यूरिंग सर्जरी हम टेलर कर सकते हैं रिसेक्शन, और फिर ताकि फंक्शन भी पेशेंट का इंटैक्ट रहे, और बाद में रेडिएशन, कीमोथेरेपी या बाकी इलाज के द्वारा हम उसको कंट्रोल करें। तो ये हर एज ग्रुप के लिए इसी तरीके से रहता है? अगर बच्चे का बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो घबरा जाते हैं, तो उनमें अवेक सर्जरी करने में उतनी आसानी नहीं होती। पर फिर भी कुछ बच्चे जो थोड़े से मैच्योर हों, एडोलेसेंस एज है, Okay. उसमें कई बच्चों में किया जा चुका है। हमारे अस्पताल में भी इस प्रकार के कुछ ऑपरेशन है, लिमिटेड केसेस में करते हैं, जब जरूरत है तभी करते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि छोटा बच्चा है, उसके लिए ऑपरेशन के दौरान चाहे वो कुछ दर्द नहीं हो रहा, पर वो उसके लिए एक मेंटल ट्रॉमा के तौर पे होता है। उस चीज़ को, मेंटल हेल्थ को भी हमें ध्यान देते हुए सारी चीज़ें देखनी है कि ये बच्चे को आगे चल के एक इमोशनल क्या उसका इफेक्ट रहेगा, एक उसका आप समझ रहे हैं। तो ये बिल्कुल, चीज़ बहुत लेकिन ज़रूरी है। इमोशनल जैसे सपोर्ट आप इमोशनल, देते हैं। हाँ, लेकिन वो जैसे आजकल रोबोटिक सर्जरी की बहुत बात होती है कि और बेहतर हम कर सकें, कोऑर्डिनेट्स और बेहतर हो सकें, तो क्या ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी में भी रोबोट्स का इस्तेमाल हो सकता है? यस, हो रहा है, और Okay. अभी थोड़ा सा प्रिमिटिव फेज है, लेकिन आगे इसके स्कोप्स ज़्यादा हैं। न्यूरो नेविगेशन काफ़ी सालों से यूज हो रहा है, उससे हम टारगेट करते हैं, लोकलाइज करते हैं, क्योंकि ब्रेन एक ऐसी जगह है, ब्रेन में लोकलाइज्ड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे प्रिसीजन बहुत वैल्यू करता है। एक भी जगह अगर अननेसेसरी कहीं डिस्टर्ब होता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ सब्सिक्वेंटली पेशेंट का इफेक्ट होता है। तो मतलब जैसा उन्होंने बताया कि जैसे स्पीच एरिया है, ब्रोकास एरिया है, अगर वहाँ आपने डिस्टर्ब कर दिया, वहीं पे ट्यूमर है और वो भी इफेक्ट हो गया, तो नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, वर्ड फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहा है, तो ये दिक्कत आती है इसमें। जी, यूपी से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं। नमस्कार सत्य प्रकाश जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं सत्य प्रकाश बोल रहा हूँ। मुझे जब मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे जैसे लगता है कि मेरा बदन हिलता रहता है। क्या ये ब्रेन से संबंधित है? आपकी उम्र कितनी है? नमस्कार, सत्यव जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 65 साल। ये क्या आपको चक्कर आते हैं? हाँ, चक्कर नहीं आता, लेकिन खड़े होने पे ऐसा लगता है कि मैं कि वो बदन हिल हिलता रहे रहता है, मैं कांपता हूँ जैसे जी। उठने से। जी, और शुक्रिया ब्रेन से सवाल क्या पूछने के संबंधित है? लिए। डॉक्टर अजय, ब्रेन से संबंधित हो सकता है, ये पॉसिबली इम्बैलेंस लग रहा है कि खड़े होने पे इनको बैलेंस डिस्टर्ब होता है, या फिर वर्टाइगो भी हो सकता है। कई बार लोग नहीं समझते हैं, डिजीनेस और वर्टाइगो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो ब्रेन से भी रिलेटेड हो सकता है, कई बार स्पाइन से भी, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक डिजीज हो, जैसे डिजेनरेटिव डिजीज हम कहते हैं, उम्र के साथ बढ़ता है, ओके। तो वो भी पॉसिबल तो है। इसमें फिर डॉक्टर साहब एमआरआई से ही पता लगेगा, क्योंकि अगर वर्टाइगो है तभी चक्कर आएंगे, और चक्कर आपने लक्षण भी बताया ब्रेन ट्यूमर का। जी जी, चक्कर लक्षण है, और अगर परसिस्टेंट है तो क्लिनिकल इवैल्यूएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्लिनिकली देख लिया जाए जांच करके कि हाँ ये ब्रेन से ही रिलेटेड है या स्पाइन से, और अगर ब्रेन से रिलेटेड है तो एमआरआई करना चाहिए फिर। जी डॉक्टर, कई बार जैसे अभी इन्होंने कहा कि बैलेंस नहीं बना जी, पाते हैं, तो ऐसे ही कई बार हमारी बॉडी जो है, जैसे दोनों हाथ हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाती है, दोनों पैर में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाती है, और कुछ लोगों को ये एहसास होता है। तो क्या ये भी ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड हो सकता है लक्षण? देखिए, कुछ चीज़ें जो आपका बैलेंस प्रॉब्लम उम्र के साथ आता है, जैसे एसेंशियल ट्रेमर्स हैं, डिस्टोनियास हैं, इस टाइप की चीज़ें कभी कभी वो ब्रेन ट्यूमर से संबंधित नहीं होती। ओके। हर लक्षण जो आपके शरीर में आ रहा है वो हालांकि मस्तिष्क हर आपका मूवमेंट शरीर का कंट्रोल कर रहा है,
पर फिर भी हर चीज़ ब्रेन ट्यूमर से संबंधित हो ये ज़रूरी नहीं है, ये भी जानना ज़रूरी है। किसी प्रकार का मन में पैनिक नहीं होना चाहिए कि मुझे ये है तो मुझे ब्रेन ट्यूमर है, तो ये भी चीज़ एक समझनी ज़रूरी है। और आपके जो लक्षण है उसको विस्तार में जब एक एक्सपर्ट क्लिनिशियन देखेगा तब उसको वो एनालाइज करके, अगर वो किसी हिस्से दिमाग में पर्टिकुलर लोकलाइज हो रहा है, लेटरलाइज हो रहा है कि मतलब दाएं हिस्से से है कि बाएं से है, किस क्षेत्र में आगे है कि पीछे है, ऊपर है कि नीचे है, तब आप उसमें क्लिनिकल इवैल्यूएशन के बेसिस पे फिर आप जांच तो कराते हैं। अब तक जो इवैल्यूएशन की है, मान लीजिए डॉक्टर अजय 100 केसेस ब्रेन ट्यूमर के आए आपके पास, अमूमन कितने उनमें से केसेस बिनाइन है यानी कैंसरस नहीं है और कितने हैं कि कैंसरस होते हैं, और अगर कैंसरस है मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर उसमें फिर आगे क्या प्रोसेस रहता है? ये अच्छी बात है कि ज़्यादातर ट्यूमर्स बेनाइन होते हैं और वो अगर लोकेशन सही है, लोकेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है वहाँ भी बेनाइन में, तो उनके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। तो ऑपरेटिव रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, बेनाइन क्यूरेबल होता है कई बार। तो और जो मैलिग्नेंट हैं उसमें अभी तक ये दिक्कत है, जो प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हम बोलते हैं, और सेकेंडरी है। सेकेंडरी मतलब दूसरे ट्यूमर्स या कैंसर जैसे लंग के हैं, ब्रेस्ट के हैं, वो ब्रेन में जाते हैं, तो इनकी भी संख्या तो जैसे अच्छी गामा खासी नाइफ होती है। की सर्जरी की बात की थी, वो कैंसरस ब्रेन ट्यूमर के लिए भी है? कैंसरस के लिए दोनों भी के है, लिए? बेनाइन के लिए भी है, ओके। दोनों के लिए है। ओके डॉक्टर, क्या मेमोरी पर असर पड़ता है ब्रेन ट्यूमर की वजह जी से? बिल्कुल बिल्कुल पड़ सकता है। तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है? तो मेमोरी पे जब फर्क पड़ता है तो आप इसीलिए समय पे अगर डायग्नोसिस हो तो उसमें आप ट्यूमर निकाल के मरीज को मेमोरी जो लक्षण अगर आने शुरू हैं, याददाश्त जाने के बाकी, तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होने की संभावना होती है। उसके बाद कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन एक चीज़ होता है जो हमारे न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट और बाकी टीम जो उसे वर्क करती है। हर चीज़ में एक मरीज को वापस से एक नॉर्मल, एक फंक्शनिंग इंडिविजुअल बनाने में, एक आत्मनिर्भर बनाने में, उसके लिए ये रिहेबिलिटेशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। और रेडिएशन के बाद भी कई बार कॉग्निटिव डिक्लाइन, याददाश्त जाना और ये सब दिक्कत होती हैं। तो इसीलिए समय रहते इलाज होना, समय रहते डायग्नोसिस होना सबसे ज़रूरी है। किसी भी विश्व में आप कहीं भी कंट्री में देखें जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ पर जांच इतनी जल्दी होती है, समय पे होती है, रेफरेंस सिस्टम इतना अच्छा है, तो मरीज को ट्यूमर छोटे स्टेज में, अर्ली स्टेज में मिलते हैं। हमारे देश में जनसंख्या के कारण और बाकी चीज़ों के कारण थोड़ा मरीज लेट आता है। तो उसके कारण जागरूकता की भी जागरूकता कमी है, की तो कमी वो है। बहुत जरूरी जी, है। बिल्कुल, लेकिन रिसर्च पर अगर आए, मन मस्तिष्क हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि सारे काम सोच समझ के करें, जैसा आपने कहा आत्मनिर्भर रहें। हम लोग ह्यूमन ब्रेन को कितना समझ पाए हैं साइंस, और क्या अनसुलझे सवाल हैं जो आपको लगता है अगले दशक भर में जो नए मेडिकल के स्टूडेंट्स आएंगे वो रिसर्च में जरूर फोकस करें? ह्यूमन ब्रेन इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी, क्योंकि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसके बारे में नॉलेज है, अभी तक अवेलेबल नॉलेज वर्ल्ड का 20% अराउंड है जो बताते हैं। उसी में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी सब कुछ किए जा रहे हैं। तो यस, नॉलेज, और अब जब फैसिलिटीज AI आए हैं तो और ज़्यादा नॉलेज तेज़ी से बढ़ रहा है, बढ़ने की संभावना भी है, रिसर्च भी ज़्यादा हो रहे हैं, और कैंसर, ब्रेन कैंसर्स पे भी रिसर्च हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है टारगेटेड थेरेपी जैसे दूसरे कुछ कैंसर में जो क्योर लेकर के आए, तो इसमें भी इम्यूनोथेरेपी वगैरह इसमें भी आ जाए। यस यस यस। दिल्ली से एक कॉलर है हमारे साथ, राजेंद्र जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमचंदा दिल्ली से बोल रहा हूँ। और मेरे 4 सवाल हैं। और पहला सवाल मेरा ये है कि जो है, अगर शरीर में खून की मात्रा अधिक हो जाए या फिर खून गाढ़ा हो जाए तो क्या सिर में इससे भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इन दिनों सिखारों का सीजन चल रहा है तो तमाम किस्म में पॉल्यूशन हो जाते हैं, तो क्या इससे भी फ्यूचर में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है? और तीसरा सवाल है कि तो अगर कानों में प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है या नेक में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, तो क्या इससे भी फ्यूचर में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है? और चौथा सवाल ये है कि ये दिमाग तक ब्लड और ऑक्सीजन ना पहुंच रहा हो और आपको स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो क्या इससे भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है? शुक्रिया। 4 सवालों के लिए शुक्रिया। दोनों डॉक्टर से 2-2 पूछेंगे। डॉक्टर साहब, यूपी कैन टू एन आंसर। उन्होंने बताया कि खून गाढ़ा होने से क्या हो सकता है ट्यूमर, इससे कोई खून गाढ़ा होने से ट्यूमर का कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी उससे। सर्वाइकल के लिए उन्होंने पूछा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से ब्रेन ट्यूमर का कोई लेना देना नहीं है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक डीजेनरेटिव डिजीज है, उम्र के साथ हमारे रहन सहन, उठने बैठने के तरीके से ये डीजेनरेटिव प्रोसेस होता है बॉडी में, तो उससे कोई और पॉल्यूशन डॉक्टर साहब? पोल्यूशन से
कोई अभी तक ठोस ऐसा रिसर्च नहीं है, कोई हमारे पास शोध ऐसा नहीं है कि जिसमें हम कंफर्म कर पाएं कि पॉल्यूशन सही हो रहा है। पर यह है कि स्मोकिंग या जो आपके हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, जो PM 2.5, 2.10 जो बोला जाता है, जिसकी संख्या हवा में ज़्यादा होने के कारण आपको फेफड़े की बीमारी हो सकती है, बाकी ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं। तो जब एक अंग शरीर का खराब होता है, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं दूसरे अंग पे पड़ता है, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे आपके गुर्दे हो, चाहे मतलब बाकी ऑर्गन्स हैं, मस्तिष्क है, सब चीज़ों में। तो इसीलिए क्लीन एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। जितना हम साफ हवा होगा, साफ पानी होगा, एक इंसान का जीवन लंबा और स्वस्थ रहेगा। जी, चौथा सवाल इनका था कि अगर वो ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है ब्रेन तक। जी, ब्लड अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो जैसे अगर लकवा मारता है, जो स्ट्रोक बोलते हैं, वो केस में भी आपके कोई ब्रेन ट्यूमर से कोई संबंध नहीं है, कोई इसमें इसका कोई रिलेशन नहीं है। पर फिर भी अगर किसी प्रकार का लकवा मारे या दिमागी दौरा हो तो तुरंत समय पे जितने घंटे, 1 घंटे के अंदर ही कोशिश करें कि एक अच्छे अस्पताल में पहुंच के उसका इलाज कराएं और आगे। डॉक्टर साहब महाराष्ट्र चलते हैं, जहाँ से मुरलीधर जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, मेरा सवाल ऐसा है कि अगर ब्रेन ट्यूमर नहीं हो या ब्रेन ट्यूमर अच्छा रहने की, ब्रेन ट्यूमर नहीं है लेकिन ब्रेन अच्छा रहने के लिए एक्सरसाइज और नहीं हो, इसके लिए बचाव, एब्सोल्युटली प्रिवेंशन। डॉक्टर साहब शुक्रिया। जीवन शैली का, अच्छे जीवन शैली का खान पान और टॉक्सिसिटी वाली चीज़ों को अवॉइड करें, जैसे सिगरेट स्मोकिंग, अदर एडिक्शन हुआ, और मेडिटेट करें। ब्रेन के लिए मेडिटेशन और कंसंट्रेशन पावर जो है, अटेंशन पावर जो है, वो बनाए रखें। तो वर्ल्ड स्माइल डे है, मुस्कुराने से भी मुस्कुराने से। डॉक्टर साहब कैसे रखें हेल्दी ब्रेन? देखिए, वही है कि जितना आप अपने आप को शरीर फिट रहेगा, तो जहाँ तक मुझे लगता है जो एक सरकार का इनिशिएटिव खेलो इंडिया मूवमेंट है, वो बहुत ज़रूरी है कि जितना शरीर फिट रहेगा, जितना खेलता रहेगा, बॉडी में सारे जो होते हैं ना एंडोर्फिन्स अच्छे बनते हैं, उससे जो हैप्पी हार्मोन्स होता है, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन का बेटर रहता है, किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी शरीर में है तो वो भी जल्दी शरीर से निकल जाती है। तो वो सबसे ज़रूरी है कि जितना फिजिकली फिट है उतना ही माइंड भी उतना फिट रहेगा। फिर भी कभी भी 100% कोई गारंटी नहीं ले सकता कि ये करने से आपको ये नहीं होगा, पर ये मेजर्स हम ले सकते हैं। और मुस्कुराहट तो हमारी सेहत के लिए अच्छा है ही, तो मुस्कुराना तो चाहिए ही। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर, एक सवाल और आता है, क्योंकि जब किसी मरीज का डायग्नोज होता है कि उसको ब्रेन ट्यूमर है, तो उसको एक तो मेंटल सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो क्या उसके लिए आप स्पेशल कुछ काउंसलिंग वगैरह देते हैं, और आप उसके लिए जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको क्या सजेशंस देंगे? स्पेशल काउंसलिंग तो नहीं ये कर पाते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसके प्रति संवेदनशील रहा जाए, क्योंकि ये डायग्नोसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा मानसिक सदमा है। तो हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं या अदर फैकल्टीज़ हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि पेशेंट को डायग्नोसिस भी अगर उसके फैमिली वाले नहीं चाहते हैं, समय के अनुकूल समय पे उनको ये बताया जाए कि हाँ इस तरह की बीमारी है उनको, और साथ में अगर बेनाइन है तो उनको प्रोत्साहित भी किया जाए, और मैलिग्नेंट भी है तो प्रोत्साहित किया जाए। जो लाइफ क्वालिटी सर्वाइवल है उसको हम इंश्योर करने की कोशिश करें। बिल्कुल। और तो आज ये इम्पोर्टेंट है। टीडी मॉर्निंग शो में आके जो आपने चर्चा की है, ये भी उस काउंसलिंग का और माइंडसेट बनाने का एक कदम ही है। आज कार्यक्रम में आके चर्चा के लिए डॉक्टर अजय आपका, डॉक्टर अमोल आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।